महामहिम राष्ट्रपति महोदय, मेरे सहयोगी राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री समीर ओरांव जी, हमारे सचिव श्री विभू नायर जी, श्री रंजीत पुनहानी जी, सचिव कौशल विकास मंत्रालय, पंकज अग्रवाल जी, सचिव विद्युत मंत्रालय, श्रीमती हिमानी पांडे जी, अपर सचिव DPIIT, यहाँ उपस्थित जनजाति भाई और बहनों, ये चौथा अवसर है हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया के सामने हम उपस्थित होके देश के जनजाति समस्या के बारे में अपना विचार साझा करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदया का भी मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त हो रहा है। आप लोग सब जानते हैं कि जनजाति मंत्रालय का सृजन 1999 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का द्वारा किया गया और पहला जनजाति कार्य मंत्री के नाते मेरे को काम करने के लिए मौका मिला। ये मेरा तीसरा बार मौका है कि मैं जनजाति कार्य मंत्रालय में काम कर रहा हूँ। जनजातियों का बहुत सारे समस्या है, लेकिन भारत सरकार ने इसको निरंतर सुलझाने के लिए बहुत सारे योजना चला रहे हैं। उसमें से प्रमुख योजना जो अभी है वो PM जनमन है, जो कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया प्रधानमंत्री जी को सुझाव देने के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसको लागू किया और ये 75 PVTG ग्रुप में ये हम काम कर रहे हैं और इसका परिणाम अच्छा हो रहा है। इसको देखते हुए धरती आबा का प्रोग्राम 2 अक्टूबर लास्ट ईयर में हम इसको फिर चालू किया। माननीय प्रधानमंत्री जी इसको लॉन्च किया, जिसका आपका इसमें 17 मंत्रालय कन्वर्ज करेंगे, 25 इंटरवेंशन इसमें है और 549 डिस्ट्रिक्ट इसमें इन्वॉल्व है, 2911 ब्लॉक इसमें इन्वॉल्व है, 63,000 गांव इसमें इन्वॉल्व है और इसको पूरा कंप्लीट सैचुरेशन पॉइंट में लाया जाएगा। जहाँ रोड नहीं है उसमें रोड बनाया जाएगा, बिजली नहीं है तो बिजली दिया जाएगा और आपका हेल्थ का, पेयजल का, बाकी आवास का, ये सब का हम उसमें करेंगे। तो उसके लिए अभी आदि कर्मयोगी ये भी हम लोग को गठन कर रहे हैं, वॉलंटियर्स बना रहे हैं। ये 20 लाख का टारगेट है और इसको बनाने के लिए सरकार केवल नहीं संभव है, सरकार द्वारा संभव नहीं है, इसको जन भागीदारी होना जरूरी है। आप लोग जैसा प्रमुख जनजाति समाज के लीडर्स यहाँ आए हैं तो आप लोग का मदद चाहिए, आप लोग का इसमें सहभागी होना जरूरी है। तो इसके लिए आप लोग को बुलाया गया है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया आपको मार्गदर्शन करेंगे। मैं आपको स्वागत करता हूं और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को धन्यवाद देता हूं कि हमको निरंतर वो मौका दे रहे हैं कि उनके साथ मिलने के लिए और उनका मार्गदर्शन पाने के लिए। मैं पुनः एक बार भारत सरकार के ओर से, जनजाति कार्य मंत्रालय के ओर से आप लोग को स्वागत करता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति को धन्यवाद देता हूँ कि वो बुलाए हैं आप लोग को और आपका मार्गदर्शन वो सुनेंगे और उसके पश्चात वो अपना मार्गदर्शन देंगे। इसी के साथ मैं आप सबको स्वागत करता हूं और ये जो प्रोग्राम है हमारा, धरती आबा का हो, PM जनमन का हो और हमारा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल हो, स्टाइपेंड हो, बाकी जो भी प्रोग्राम है, आर्टिकल 275 हो, ये सब के बारे में आप लोग को जो किताब दिया गया है इसको पढ़िए और जानिए और आपका विचार यहाँ साझा कीजिए। जो 6 आदमी को
हम लोग यहाँ बुलाएंगे महामहिम राष्ट्रपति महोदय के सामने। उसके बाद आप जाने के बाद इस काम में जुट जाइए, यही आशा के साथ मैं आज का ये स्वागत भाषण आप लोग को स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। महामहिम राष्ट्रपति जी और मंच के सामने उपस्थित भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री जवाहरलाल ओराम जी, स्टेट मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, सभी प्रदेशों से आए हुए हमारे जनजाति के प्रतिनिधि भाइयों बहनों, मैं रमेश तवड़कर गोवा विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। गोवा से इस कार्यक्रम में 6 प्रतिनिधि आए हुए हैं और उसमें हमारे एक एमएलए गणेश जी गांवकर भी आए हुए हैं। और गोवा एक पर्यटन स्थल है। गोवा एक बाजू में समुंदर है, दूसरे बाजू में पूरा जंगल है, हिली एरिया है और इतना सुंदर प्रदेश के नाते पूरे वर्ल्ड में, पूरे जगत में उसकी महती है, उसका पर्यटन स्थल के नाम ही परिचित है। इस प्रदेश में गोवा में 12% ट्राइबल लोग रहते हैं, यानी उनका एक अलग से संघर्ष था। यानी बहुत पुराने से जो यहाँ के भूमिपुत्र नाम के समझते थे कि यहाँ के मूल निवासी, फिर भी उनको ट्राइबल का स्टेटस नहीं मिला। उसका एक संघर्ष लंबे दौर पर चलाया। 2003 साल में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही हमें स्टेटस दिया कि बाद में फिर भी कांग्रेस के ज़माने में भी उनके संघर्ष करना पड़ा। अभी पिछले हफ्ते में ही राष्ट्रपति महोदय ने हमारे पॉलिटिकल रिजर्वेशन पर बिल पर असाइन करके हमारे पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिए है। इसके वजह से राष्ट्रपति जी का, पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी का, अमित शाह जी का और हमारे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इसी तरह से गोवा के आदिवासी को के मुख्य प्रवाह में लाने के लिए जो संघर्ष में हमारे 2 युवा भी के वो शहीद हो गए। इस प्रकार के एक लंबा संघर्ष था। लंबा संघर्ष होते हुए भी आज जो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के खाते के माध्यम से ही गोवा का विकास, आदिवासी का विकास हो रहा है और केंद्र सरकार के माध्यम से ही इसका उपयोग करके कि आज हमारे देश के पंतप्रधान विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, विकसित भारत का सपना हमें सब लोगों को दिखा रहे हैं। ऐसे में ही इस योजना के माध्यम से ही गोवा के आदिवासी को मुख्य प्रवाह में लेने का हम लोग प्रयास करें। फिर भी एक डिमांड हमारा अभी भी बाकी है, वो डिमांड है शेड्यूल एरिया, उसका गोवा में अभी तक नोटिफाई नहीं किए, वो करने का प्रयास को उनका डिमांड हमने केंद्र सरकार, मंत्री और बाकी सबको ही रख दिया है। उनका जल्दी जो हो तो को विकास करने में हमें अच्छी तरह से मदद मिल जाएगी। मैं खुद इस मूवमेंट का, मैं आदिवासी के प्रोमिनेंट लीडर में से होते हुए भी कि इस सरकार की मदद से और हमारे जनप्रतिनिधि यानी एमएलए, पंच, सरपंच बाकी सबके मदद से ही गोवा में ग्रामीण इलाके में, ट्राइबल इलाके में एजुकेशन स्ट्रेंथन करने का हमने सामूहिक तरफ से बहुत बड़ा प्रयास किया है। इसका फ़ायदा हो रहा है कि इसी तरह से हम लोग प्रयास करते रहे हैं और गोवा की संस्कृति को बढ़ावा देने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। और इससे और एक बहुत बड़ा प्रयास हम सब लोगों का सामूहिक तत्व, हमारे स्वभाव था, हमारा कल्चर था, उनको गरीबों को घर बना के देने का प्रयास हमने शुरू किया है। इस प्रकार का प्रयास करके कि सब आदिवासियों को आगे रहने का प्रयास सरकार की मदद से, केंद्र सरकार की मदद से हमने शुरू किया है कि इस मंच पर मुझे बोलने का और विचार मंथन करने का मौका दिया। मैं धन्यवाद। फर्स्ट द डेलीगेट्स, चीफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री 75 years, மேடம் ஜி எங்களுடைய தமிழகத்தின் சார்பாக வந்திருக்கின்ற டெலிகேட் சார்பாக வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
at the cabinet minister and state ministers and esteemed All India President Samir Waramji and Rashtrapati Bhavan officers and tribals officers, Government of India and others and delegates is 5 members in Tamil Nadu coming in delegates this seminar. In Tamil Nadu is 16 lakhs tribals in Tamil Nadu, and Tamil Nadu is 2011 census is 8 lakhs only, and others population is Tamil Nadu is very highest in Government of India programs is not implementation in state government. Previous 60 years, Tamil Nadu is national party government in not in Tamil Nadu. At position, this directly funding and directly schemes is the Government of India. You stabilize the fund Tamil Nadu people's tribals. The step is complete work is the well Modi ji government, and Modi ji government is well last 15 or 13 years. It's good schemes in Government of India and not in stabilized in Tamil Nadu. Tamil Nadu is focus reports and Government of India is nature of the tribals is not finalist the schemes. And another Tamil Nadu 2 assembly seats only. Assembly seats in Sandamalam and Yerkadu, and another in no parliament MPs in Tamil Nadu still not in 79 years. This consider the matter or nominate or present previous years use considers the member of parliament seats in tribals in Tamil Nadu, and another is future government in constituency in developed 26-27 years is 10 constituency in Tamil Nadu in developed the tribals of assembly seats and 2 or 1 MP seats in now previous years of commission of election commission recommended at government in PVT schemes is now this seminar is the very hamlets. Tamil Nadu is the 3,500 hamlets in tribals. Tribal schemes the previously basically grounds is the this program is the Modi ji government very good schemes. This develop is the Tamil Nadu ST Mochas and others very help the schemes. And another the Ekaleva schools. Ekaleva schools in tribal peoples in மும்மொழி கொள்கை அதாவது 3 கொள்கை தமிழ் அங்கே மும்மொழி கொள்கையில் இருந்து அங்கே ஏகலைவ ஸ்கூல்ஸை தமிழ்நாட்டில் ஏற்காடு அண்டு கொல்லிகில்ஸ் இதெல்லாம் ரன்னிங்கில் இருக்குது. இப்போ நியூ ஸ்கூல்ஸ் வந்து கல்ராயங்கல்ஸ் அண்ட் முள்ளுக்குறிச்சி அண்ட் பச்சைமலை ஹில்ஸ் தி ஃபுல் ட்ரைபல் ஏரியா. திஸ் ஏரியா இஸ் தி நியூ ஸ்கீம்ஸ். தி லேண்ட் இஸ் மை கவர்மெண்ட் இஸ் தி மை இது லேண்டை தரதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம். இந்த லேண்டை வந்து இது பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறோம். அடுத்து வந்து ஸ்கீம்ஸை வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரைபல் ஸ்போர்ட்ஸ் அதாவது ட்ரைபல் பீப்புள் ட்ரைபல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கு அங்கே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி அதாவது யூனிவர்சிட்டி தெலுங்கானாவில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்தது அதை வந்து தமிழ்நாட்டிலையும் ஒரு பிரான்ச் ஆரம்பித்து ட்ரைபல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒலிம்பிக் அளவில் காமன்வெல்த் போட்டியில் சிறப்பாக செயல்படுறதுக்கு இதை செயல்படுத்த வேண்டும். இந்த தமிழில் ஒரு திடீர்னு பேச முடியாத சூழ்நிலை தமிழை பேசிட்டு வந்து இதை மன்னித்து கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்ள எங்கள் வாய்ப்பளித்த மேடம்ஜி அவர்களுக்கும் கேபினெட் அமைச்சர் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய எஸ்டி மோர்ச்சா தலைவர் அவர்களுக்கும் இந்த டெலிகேட்ஸ் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். राष्ट्रपति महामहिम का अनुमति लेते हुए मैं यापचिरिंग भुटिया सिक्किम स्टेट से हूँ. मेरा नाम यापचिरिंग भुटिया, मैं एसटी मोर्चा का नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और मैं
सिक्किम का जो मेरा अपना मोर्चे का मुद्दा में जाना चाहता हूँ, या कि हमारा जो सिक्किम में अभी एक जो चल रहा है वो ये बारिश पहले जो फ्लड की वजह से रास्ता पूरा खराब हुआ है, वो रास्ता के लिए थोड़ा निवेदन है केंद्र सरकार थोड़ा इसमें ध्यान करके हमको कनेक्टिंग सड़क मार्ग जोड़ने से सिक्किम का लोग को थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि सिक्किम में बहुत ट्राइबल लोग रहता है। वो ट्राइबल लोग बहुत मतलब बहुत कोना पे जगह पे रहता है, वहाँ पे जाने आने का बहुत मुसीबत में है, और इसीलिए उसमें थोड़ा कनेक्टिविटी रोड भी होना चाहिए। और महामहिम जी, हमारा जो सिक्किम में 371F को हमको प्रावधान दिया है, भारत सरकार ने इसको प्रावधान दिया है। इसमें हम लोग सिक्किम का पूरा सिक्किम में वासी को केंद्र सरकार पे हमारा पूरा धन्यवाद हम चाहता हूँ। और सिक्किम में जो हमारा ये 18 स्कीम का जो काम हो रहा है, थोड़ा हम चल रहा है, लेकिन जो ट्राइबल का जो जितना हो रहा है थोड़ा इसमें हम लोग को सोचना पड़ता है, थोड़ा घुमा फिरा के होता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं होता है, तब भी हम लोग को थोड़ा दिक्कत भी होता है। और कोई भी जो हमारा ट्राइबल आगे आके जो नहीं बोलता है, तब उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाता है। कोई कहाँ जाके किसको बोलूँ, क्या करूँ, कैसा हो बोल के हम ऐसा होता है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग तो हमको बोलता नहीं है, पूछता भी नहीं है कि इतना योजना है, और सिक्किम में 18 योजना देखने में है, लेकिन कितना आया है, कितना गया है, कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका हमारा पास कोई लेखा जोखा नहीं है। Good afternoon, everyone. Happy Independence Day. Belated Happy Independence Day to you all. Respected Honorable Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu ji, 15th President of Republic of India, Honorable Sri Joel Oramji, Ministry of Tribal Affairs, and Minister of State Sri Durga Das ji, and respected tribal leaders from different states, and my dear colleagues. My name is Boston Marak, former ST Morcha President Meghalaya Pradesh, and former Chief Executive Member ADC Chura, that is Autonomous District Councils, GHADC, Garo Hills Autonomous District Councils, one of the oldest district councils which is created in 1952 after Karbi Anglong District Councils. Everybody knows former Lok Sabha Speaker P.A. Sangma ji. I am a nephew of P.A. Sangma, former Lok Sabha Speaker. My father is elder brother of P.A. Sangma. My father is still living. His age is now 105 years old. So I am very much happy today to be here to interact with our Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji. I am very proud of her because she is representing us, our tribals. We have, out of 140 crores, we have only 12 crore. Our population, tribal population in India is only 12 crores approximately. But she is our pride, and I'm very much proud of her. This is my second meeting.
First meeting with her is during presidency election in our state, Meghalaya. And this is my second meeting. And I still remember your beautiful speech during your presidential election in the state of Meghalaya. That time I was the ST Morcha state president, ma'am. Ma'am, during my speech in this introduction, I would like to stress 3 points only. Inclusion of our Garo language in the 6th schedule. Number 2 points, ma'am, 125 amendment, which is introduced in the Rajya Sabha in 2019, which related to provision of finance commissions and 6th schedule Constitution of India, ma'am. Number 3 point, I would like to address in front of you on behalf of people of my region, Garo Hills region. There is a long pending demand, that is Garo land, which has already been discussed in the parliament also by our leaders, my uncle, late P.A. Sangma, former Lok Sabha speaker. Ma'am, recently we received an award, The Rapture. It is a Garo film directed by Sri Dominic Megam Sangma in Garo language. We received a national award at the 71st National Film Awards. And before that also we received a national award in Garo film, Mama, that is uncle, which is also directed by Dominic Megam Sangma in Garo language. And ma'am, I think this, our language is very beautiful. This will, I think, will help us, I would like to request through you to the government of India to recognize our language and to include our beautiful language, which is very rich in the 8th schedule, ma'am. And in the state of Meghalaya, we have three ADCs, and I belong to autonomous district councils in Garo sector. So I need there is a tripartite agreement between Ministry of Home Affairs, State of Meghalaya, and NBCA and NBCB. So through you, I request to amend this 125 Amendment Act as early as possible, and I request to you too for the creation of Garo land under the provision of Constitution of India under Article 14 and another article under Article 3, ma'am. So I don't want to prolong my speech since there's a limited time. Thank you all. Honorable President of India, Honorable Union Minister, Tribal Affairs, Honorable State Minister, Tribal Affairs, Honorable National President, ST Morcha, delegates from different states. मैं जम्मू कश्मीर से चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर, फार्मर स्टेट प्रेसिडेंट ST मोर्चा, आज हमारे लिए खुशी का मकाम है कि पहली बार राष्ट्रपति भवन में देश के ट्राइबलों के साथ इस तरह इंटरेक्शन हो रहा है। ये आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है और इसमें जम्मू कश्मीर को भी आज शामिल किया गया है। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रेसिडेंट महोदय का। जैसा कि मैं जम्मू कश्मीर के ट्राइबल्स की बात करूं, ट्राइबल्स के लिए जितने भी अधिकार थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में ट्राइबल्स को कुछ नहीं मिल रहा था। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो
हमारे चेहरे पे एक पर्दा डाला गया था, हमें कुछ नहीं पता था कि हमारे हुकूक क्या हैं। आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के ट्राइबल्स को एक मौका मिला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले जो हमारे कुछ डिमांड्स थे जिसमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी हमें, जो हमारे लिए ख्वाब था। फॉरेस्ट राइट एक्ट, हमें जंगलातों से निकाला जाता था, तंग किया जाता था। फॉरेस्ट राइट एक्ट देकर जम्मू कश्मीर के ट्राइबलों को एक बहुत बड़ी सौगात मिली। एट्रोसिटी एक्ट, ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए सौगात थी। और साथ साथ एक बहुत बड़ा तबका जो ट्राइबल्स का था जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला था, लास्ट ईयर उनको भी, पहाड़ी समुदाय को भी ट्राइबल्स में शामिल करके इस वक्त जम्मू कश्मीर में 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल्स की है। इसके लिए मैं प्रेसिडेंट महोदय का और भारत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। सेंटर से जितनी भी स्कीम्स स्टेट के लिए इम्प्लीमेंट होती हैं, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है एज ए स्टेट प्रेसिडेंट ग्राउंड पे काम करने का, राज्य सरकार इस तरह हमारे ट्राइबल्स को अभी भी अवेयरनेस इन स्कीमों की उतनी नहीं है जितना सेंटर से अवेयरनेस मिलती है। उसके लिए मैं आग्रह करूँगा। साथ साथ जम्मू कश्मीर के ट्राइबल्स जो हैं, इनके लिए हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इन ट्राइबलों ने देश के लिए काम किया है, सरहदों पे काम किया है और अपनी जानों का नजराना पेश किया है। एक स्पेशल रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर की ट्राइबलों की, जैसे जिस तरह पंजाब रिक्रूटमेंट है फोर्सेस में या बाकी स्टेट्स की है, तो जम्मू कश्मीर के ट्राइबल्स के लिए भी अगर एक स्पेशल रिक्रूटमेंट बनाई जाए, उससे ये होगा कि हम अपनी सरहदों की और ज़्यादा हिफाजत करेंगे और देश को महफूज रखेंगे। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि जम्मू कश्मीर से भी आपने हमें बुलाकर यहाँ पे बोलने का मौका दिया। माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं उपस्थित सभी महानुभावगण, विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक लोकतांत्रिक के प्रथम नागरिक के समक्ष मुझे जो बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद मानता हूँ। उत्तर में गुजरात और पश्चिम में महाराष्ट्र और बीच में हमारा छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, दीव यानी दमन, जो नैसर्गिक संपदाओं से परिपूर्ण है। दमन के समीप समंदर के लहरों में बसा हुआ एक दमन है और दूसरी तरफ झील, नदी और पहाड़ों के समीप बसा हुआ दादरा नगर हवेली प्रदेश है। उस प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम है रमेश कड़ू। समय की मर्यादा को मद्देनज़र रखते हुए मैं दो बिंदुओं पे चर्चा करना चाहूँगा, जो कि निरक्षरता के ऊपर बात करना चाहूँगा मैं। महोदया जी, हर आदिवासी पढ़े लिखे नहीं है, वैसे हर आदिवासी अनपढ़ भी नहीं है। दूर दराज में रहने वाले मेरे आदिवासी भाइयों की मैं बात करना चाहूँगा कि जहाँ अभी भी शिक्षा नहीं के बराबर है, वहाँ पे मेरे आदिवासी भाई जंगल में रह के जंगली जानवरों से दो हाथ करने के लिए तैयार होता है, हिम्मत करता है,
लेकिन वही आदिवासी भाई शहर में आके अपने कार्य को निकालने के लिए, अपने दाखला कोई निकालने के लिए अगर कोई मामलेदार ऑफिस में जाता है तो वहाँ पे वो घबराता है, क्योंकि उसके वो निरक्षरता है, उसके पास अभ्यास नहीं है। वही मेरा आदिवासी भाई जंगल में रहता है, चट्टानों को चीर के रास्ता बनाता है, लेकिन वही आदिवासी भाई शहर में आके एक रोड क्रॉस करने के लिए वो डरता है, क्योंकि वो उसके पास शिक्षा का अभाव है। इसलिए अभी आदिवासी जितने भी हैं उनमें आदिवासियों को शिक्षा जब तक नहीं मिलेगी तब तक मुख्य धारा में वो परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि महोदया जी, अभ्यासक्रम में, पाठ्यक्रम में आदिवासियों के लिए ये रखा जाए कि जैसे 10th के बाद 10वीं कक्षा के बाद एक ऐसा कौशल्य रखा जाए कि ताकि वो उसको BA, MA, B.Ed ना करना पड़े। इसमें ऐसा होता है कि हर एक आदिवासी के पास पैसा नहीं होता है, लेकिन सबको आगे पढ़ने के लिए टाइम देना पड़ता है। BA 3 साल करना पड़ता है, MA 2 साल करना पड़ता है, और हर एक के पास आदिवासी के पास पैसा नहीं होता है। इसलिए उसको जो है ना 10 के पास कुछ कौशल्य ऐसा सिखाया जाए ताकि वो 2 साल या 3 साल के बाद तुरंत वो पैसे कमाने के लिए लग जाए और उसके माँ बाप का सहारा बने। मैडम, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों के ऊपर थोड़ा इस पाठ्यक्रम में उसको उतारा जाए, और वो जैसे उसको सर्टिफिकेट लेके आए और उसको तुरंत नौकरी लग जाए, ताकि उसके बूढ़े माँ बाप जो होते हैं उनको एक सहारा बने। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी, जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गा दास उइके जी, अध्यक्ष गोवा विधानसभा श्री रमेश तावड़कर जी, देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए जनजातीय समाज के प्रतिनिधिमंडल, देवियों और स्वजनों, आज आप सबसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैं जनजातीय समाज के विकास के उद्देश्य से चलाए जा रहे आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत इस महत्वपूर्ण संवाद को आयोजित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। ये कार्यक्रम भारत में जनजातीय विकास के लिए आगे का मार्ग सुनिश्चित करने और आपस में सहयोग करने का एक सशक्त माध्यम है। इससे पहले 3 ऐसे संवाद आयोजित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से हमें आदिवासी भाई बहनों की कई कठिनाई का पता चला और उन्हें दूर करने के लिए सुझाव भी दिया गया है। इस संवाद का उद्देश्य है कि बड़ी संख्या में लोग आदि कर्मयोगी बने और जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ मिलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए कार्य करें। अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा 20 लाख से ज़्यादा कर्मयोगियों को योजनाओं का कार्य रूप देने, संवेदनशील नेतृत्व करने और सांस्कृतिक समझ विकसित करने के लिए भी प्रशिक्षण किया जा रहा है। 1 लाख से ज़्यादा गांव में आदि कर्मयोगी जनजातीय भाई बहनों को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने में मदद कर रहे हैं। देवियों स्वजनों, आदि कर्मयोगियों को PM जनमन के द्वारा भी सशक्त बनाया जा रहा है। पिछले वर्ष अक्टूबर में धरती आबा जनजातीय ग्रामोत्कर्ष अभियान शुरू किया गया था। ये आदिवासी बहुल गांवों को आवश्यक बुनियादी ढांचे और सेवाओं में परिपूर्ण करने का एक मिशन है। इस अभियान के अंतर्गत कई मंत्रालय के समन्वय से कार्य किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि नए घरों, आंगनबाड़ी, छात्रावास और आदिवासी कौशल केंद्रों के निर्माण, मोबाइल कनेक्टिविटी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अनेक प्रयास किए गए हैं।
तथा आदिवासी भाई बहनों, बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को इन प्रयासों का लाभ मिल रहा है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि सशक्तिकरण केवल योजनाएं बनाने से नहीं हो सकता। सच्चे सशक्तिकरण के लिए ये आवश्यक है कि लोग इन योजनाओं को समझें और उनसे जुड़े। ये सभी जरूरी है कि समाज के जागरूक लोग उनका मार्गदर्शन करें, जिससे वे इन योजनाओं का लाभ ले सकें। भाई और बहनों, आप सभी का दायित्व बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण है। आपको अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके अपने अपने क्षेत्र के आदिवासी भाई बहनों की कठिनाइयों को समझना होगा और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाना होगा। आप सरकार तक उनकी बात पहुंचा सकते हैं और सरकार की योजनाओं को उन सभी तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप एक प्रभावशाली सेतु के रूप में कार्य करेंगे तो अवश्य ही इस कार्यक्रम के उद्देश्य हम हासिल कर पाएंगे। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ कि आप विकास योजनाओं को स्वरूप देने में सक्रिय भागीदार करें। साथ ही योजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े लोगों को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए भी मदद करें। मैं जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा अन्य सहयोगी मंत्रालय से सराहना करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सब प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहेंगे। हमें अपने जनजातीय समुदाय के अनमोल ज्ञान, उनकी सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति से प्रेम पर आधारित उनकी जीवन शैली को सहेजना है। हमें उनका ऐसा सहयोग करना है कि वे उचित सम्मान और गरिमा के साथ राष्ट्र की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदार बने। हम सब आज 6 अलग अलग राज्यों के आदिवासी भाइयों के वक्तव्य सुने। हम सब जानते हैं कि देश में 12 करोड़ आदिवासी रहते हैं, लेकिन इनका जो ग्रुप्स अलग अलग है। मुझे लगता है जितने अभी शेड्यूल लिस्ट में बनाया गया है उससे कई गुना ज़्यादा है। उन तक हम बहुत पहुंच नहीं पा रहे। अभी हम सिक्किम के जो वक्तव्य दे रहे थे, हिली एरिया ऐसे दीवार के तरह खड़ा है। कोई हिल टॉप में रहते हैं, कोई हिल के पीछे रहते हैं, कोई -30 डिग्री नीचे रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं। मुझे लगता है और एक बार आकलन करना चाहिए और कितने भाई बहन, जितने शेड्यूल लिस्ट हैं, मुझे लगता है उससे ज़्यादा आदिवासी भाई बहन और अलग अलग उनके भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परंपरा, अलग अलग हर चीज़ अलग अलग है, लेकिन वो प्रकृति के धनी है। प्रकृति के साथ जीते हैं, प्रकृति के साथ बढ़ते हैं। मुझे लगता है सबसे धनी लोग ट्राइबल लोग हैं। जितने संपदा, वन संपदा, खनिज संपदा, जितने भी औषधीय उनके पास है, उनके जानकारी है। गवर्नमेंट में आज जो आयुर्वेद संस्थाएं खुले हैं, जितने भी आयुर्वेद औषधि उनके पास जानकारी है। उसको संरक्षित करना है तो उनको बढ़ावा देना है। बहुत सारी चीज़ें हील होने के कारण शिक्षा पाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मुझे लगता है उसी दिशा में भी हम लोगों को, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अभी एकलव्य विद्यालय, बहुत सारे आश्रम खोला गया है
केवल केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार तरफ से भी बहुत सारे स्कूलें खोला गया है, क्योंकि वो फील्ड से आते हैं, गांव से आते हैं। गांव का समस्या हम उनके द्वारा जो मुंह से जो सुनते हैं उनको हमको मानना चाहिए। उनके पास बहुत सारे स्किलें हैं, बहुत सारे कार्यशैली है जो उनके पास ही है और जानते हैं। जो हम स्किलिंग करते हैं उनके ऊपर थोपना नहीं चाहिए, और जो जानते हैं उसी के हिसाब से उनको हम जब स्किलिंग करवाएंगे, स्किल कराएंगे, मुझे लगता है, और मार्केटिंग के लिए उनको हम सहयोग करेंगे, मुझे लगता है वो केवल अपने अंदर ही सीमित नहीं होगा, वो विश्व भर में ही उसको सराहा जाएगा। इसीलिए उसको स्किलिंग की पढ़ाई के निश्चित रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपने रीजनल गवर्नमेंट उनको सहयोग करते हैं, आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे समस्याएं जो वो 12 के बाद आगे जाते हैं, बहुत सारे समस्याएं को सामना करना उनको पड़ता है, उनके पिता मिता। उनको जो एकलव्य विद्यालय, मुझे पता नहीं उसका पैटर्न क्या है, एकलव्य विद्यालय में भी हम स्किलिंग का एक विभाग हम खोले तो मुझे लगता है बेहतर होगा। जितने भी एकलव्य विद्यालय खोला गया है, ये उसी एरिया में जो भी हाई स्कूल का विद्यालय, वहाँ ही एक विभाग अलग से हम खोले और उसी एरिया के क्या क्या उनको जानकारी है, क्या क्या उनका लोकल प्रोडक्ट है या लोकली वो क्या क्या जानते हैं, उसी को और बेहतरीन तरीके से, जैसे कि मॉडर्न तरीके से, जैसे कि मार्केटिंग के लिए सुविधा हो सके, लोग उनको पसंद करें, अपनाएं, और भी थोड़ा बेहतर करके हम उनको स्किल करेंगे तो मुझे लगता है एजुकेशनली जितने भी डेवलप्ड हो, जब तक फाइनेंशियली आत्मनिर्भर न बनेंगे नहीं, जब तक वो फाइनेंशियली सशक्त ना होंगे, आदिवासियों का उन्नति मुझे लगता है के लिए और भी देर हो सकता है। इसीलिए उनको इकोनॉमिकली सशक्त बनाने के लिए हमको स्किल डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे स्पीकर और बहुत सारे लोग मुझे बोले कि हम लोगों का भाषा सुरक्षित होना चाहिए। भाषा शायद 8 शेड्यूल में इतने भी जगह, मुझे किताबें हज़ारों, 2000, 5000, 10,000 हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है हम 8 शेड्यूल में इंक्लूड करें या ना करें, उनको हम एक ये बना के रखेंगे तो मुझे लगता है वो संरक्षित हो सकेगा, क्योंकि वो दस्तावेज करके रखेंगे तो ये उनके भाषा, संस्कृति, परंपरा को हम संरक्षित करके रख पाएंगे। और जो भी बहुत सारे चीज़ें उन्होंने बोले कि शेड्यूल, ये तो पॉलिसी डिसीजन कराया जाएगा, मुझे लगता है। और भी मैं सभी भाई बहन यहाँ आए हैं, आप लोगों को एक बुकलेट दिया गया है गवर्नमेंट के तरफ से, केंद्र सरकार के तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से बहुत सारे योजनाएं आदिवासियों को, ट्राइबलों को विकास के लिए एजुकेशनली, फाइनेंशियली और सोशली सशक्त बनाने के लिए बहुत सारे कदम उठाया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे जानकारी नहीं होने के कारण उन तो कभी कभी पहुंचने में देर होता है, नहीं तो कभी कभी पहुंचता नहीं। इसीलिए यहाँ जो भाई बहनों को बुलाया गया है, ये लोग एमिनेंट पर्सन है, कोई IPS है, कोई स्पीकर है, कोई IRS है, बहुत सारे ये लोग आप पढ़े लिखे लोग हैं। अभी तक ये शायद फर्स्ट ये कार्यक्रम है, 200 से ज़्यादा भाई बहनों को बुलाया गया है, जो लोग IAS, IPS, IRS, जो कमिश्नर, कलेक्टर, ये सब डिप्टी कलेक्टर ऐसे रहे हैं। तो हम सब गवर्नमेंट अपने तरफ से वो काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का क्या है,
क्योंकि हम लोग उनमें से एक होकर के बाहर आए हैं, एक कदम दो कदम बाहर आगे बढ़े हैं, तो हम लोगों को भी पीछे मुड़कर देखना है, भाई बहनों को देखना है वो कैसे उठे, क्योंकि हम लोगों को ब्रिज बनना है, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता है कि ये क्या करने से हम लोगों का बजट, हम लोग ये योजना के लिए, ये स्कीम के लिए इतने रुपया आया है, तो किस तरह से उन लोगों के लिए ज़रूरतमंदों के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। हम लोगों को ब्रिज बनना है, देख रेख भी करता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम लोगों के पास तो पावर नहीं, हम लोगों के पास तो ऐसे आर्थिक, मुझे लगता है एक सोशल संगठन जैसे कि ये लोग बना रहे हैं, वो 20 लाख लोगों का बना रहे हैं, आप लोग शायद उसी संगठन में भी आप लोगों का नाम भी शामिल होगा, क्योंकि हम भी ये हम नहीं करेंगे तो कौन करे, क्योंकि हम लोगों को पता है उनका असुविधा कहाँ है, उनका प्रॉब्लम कहाँ है, वो कैसे प्रॉब्लम और झेलते हैं, कैसे वो ज़िंदगी जीते हैं, हम लोगों को ठीक तरह से पता है। उसी चीज़ को हम अधिकारियों के सामने, गवर्नमेंट के सामने हम रख सकते हैं और किस तरह से उनके पास इस चीज़ को पहुंचा जा सकते हैं और उनको आगे बढ़ा जा सकते हैं। इसीलिए आज ये आप लोगों को बुलाया गया है कि हम केवल गवर्नमेंट के ऊपर हर चीज़ को थोपना, गवर्नमेंट को हर चीज़ के लिए कहना तो ठीक है, लेकिन हम लोगों का क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम तो 2 कदम आगे बढ़े हुए, हम लोगों को भी पीछे मुड़कर देखना है। हम लोगों को कोई शहर में है तो गांव जाना है, और गांव के लोगों को कहाँ स्कूल है, कहाँ कॉलेज है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे इकोनॉमिकली हम सशक्त बन सकते हैं, कैसे सोशली हम आगे बढ़ सकते हैं, इस चीज़ को हम लोगों के सामने रखना है और उनको आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करना है। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूं कि देश आज़ाद हुए अभी 70 साल 75 साल से ज़्यादा हुआ है, हम जानते हैं हम कहाँ पे हैं, लेकिन इस गति से हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम कब तक उस जगह पहुँच पाएंगे जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों को और त्वरान्वित से और की प्रगति से आगे बढ़ना है, तो हम लोगों को उनके पास जाना है, उनको सहयोग करना है, उनको मदद करना है, उनका आंखें बनना है, उनका वॉइस बनना है, उनका हाथ बनना है, पाँव बनना है और आगे बढ़ने के लिए उनको सहयोग करना है। इसलिए सभी अपने अपने क्षेत्र में जाइए और जानकारी लेने के लिए प्रयास करिए। कभी कभी पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर थोपने से नहीं होगा, हम लोगों को जानकारी लेना होगा। हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो गवर्नमेंट आपके साथ पास नहीं आएगा। हम इंटरेस्टेड हमको होना चाहिए, इसके लिए क्या है। और जो अभी मुझे बताया गया है कि 200-250 से ज़्यादा ITDA है, शायद ITDA 6 शेड्यूल में माडा क्या क्या ऐसे है, उससे वहाँ पे जाना वहाँ पे भी हम जा सकते हैं। क्या क्या स्कीमें हैं बहनों, अभी महिलाएं भी 50% महिलाएं हैं। जब तक माताएं आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि माताएं बच्चों का पहला शिक्षक होते हैं, पहला टीचर होता है। इसलिए माताओं को भी आगे बढ़ना होगा, उनको भी शिक्षित बनना होगा, उनको भी सोशली सामाजिक कार्यों में उनको भी शामिल करना होगा। और हम सब मिलके समाज को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये पहली बार इस तरह के एमिनेंट पर्सन को
एजुकेटेड पर्सन को बुला के कि आपका सहयोग चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, हम रुपया दे देते हैं, लेकिन आपको भी सहयोग करना होगा। इसीलिए इस तरह के वो एक कार्यक्रम शुरू किए हैं और हम सबको सहयोग करना है, गांव जाना है, लोगों के पास जाना है, लोगों का सुख दुख में शामिल होना है, उनका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम प्रयास करना है हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।